जी मैम। अच्छा जी, तो ये हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ये क्या है, फ्री मॉड्यूल्स। तो फ्री मॉड्यूल्स ऐसे, जैसे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मॉड्यूल्स का जो सारा कोर्स है हम इसको कंपेयर करते जा रहे होते हैं साथ साथ वेक्टर स्पेसेस के साथ। तो जैसे हम कहते हैं कि वेक्टर स्पेस की एक बेसिस होती है, तो ऐसी वेक्टर स्पेस को क्या कहते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर नाम है जिसकी एक खास बेसिस हो और वो बेसिस से जनरेट हो रही हो। वेक्टर स्पेस में उसका मेरे ख्याल से कोई नाम नहीं है, लेकिन मॉड्यूल्स में एक ऐसा मॉड्यूल जो एक बेसिस से जनरेट हो जाता है उसको क्या नाम दिया गया है, फ्री मॉड्यूल का। तो यहाँ हम देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेशन है जैसे वेक्टर स्पेस में होती है। A subset X of an R module M is said to be linearly independent if for distinct x1, x2 to so on xn belonging to X and R1, R2 so on Rn belonging to R, कि ये सम अगर इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाई ये करे कि ये जो रिंग के एलिमेंट्स हैं आर आई ये इक्वल टू 0 आ जाए। तो वेक्टर स्पेस में भी तो हम यही कहते थे कि यहाँ हमारे पास एक्स एन की जगह बजाय हमारे पास वेक्टर्स होते थे v1 v2 vn, और यहाँ पे हमारे पास स्केलर्स होते थे जो फील्ड के एलिमेंट्स होते थे। लेकिन मॉड्यूल में क्या है, क्योंकि हम मॉड्यूल ओवर ए रिंग देख रहे होते हैं तो यहाँ पे ये रिंग के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 इम्प्लाई कर दे कि ये जो सारे रिंग के एलिमेंट्स हैं इसमें स्केलर्स रिंग के जो हैं r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू rn इज इक्वल टू 0, मतलब सारे के सारे स्केलर्स 0 आ जाएं। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 टू सो ऑन xn ये एक सेट में रखे हुए हैं, सेट x में। तो ये सेट x क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। और ये x होते कहाँ है, ये x के एलिमेंट्स आते कहाँ से हैं, ये m में से आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सबसेट x ऑफ एन r मॉड्यूल m, कि ये जो x है ये m का ही सबसेट है, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं x1 टू सोन xn, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंग्स टू x। तो असल में ये एलिमेंट्स x के सारे कहाँ से है, m में से है। तो m के वो एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 इम्प्लाई कर दे कि सारे के सारे स्केलर्स जो हैं ये 0 आ जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्टर स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन पड़ी हुई है। अब यहाँ पे आ जाता है कि इफ m is generated as R module by a set x, then we say that x spans m। हमने पहले जो है ना ये डेफिनेशन पढ़ी है कि एक मॉड्यूल जनरेटेड बाय ए सेट x, इसका क्या मतलब है, ये मैंने यहाँ साथ ही लेक्चर ओपन किया हुआ है, ये लेक्चर नंबर 6 में है। दी सब मॉड्यूल डी जनरेटेड बाय सेट एक्स, यहाँ सब मॉड्यूल की बात है। अगर सब मॉड्यूल ऐसा भी तो होता है कि मॉड्यूल अपने आप का सब मॉड्यूल भी होता है। अगर इस सब मॉड्यूल की जगह पे पूरा का पूरा मॉड्यूल आ जाए तो फिर उसके लिए भी यही डेफिनेशन होगी कि ए मॉड्यूल जनरेटेड बाय एक्स इज, वो किस तरह की फॉर्म में होता है, समीशन आर आई ए आई प्लस समीशन एन जे बी जे, और ये ए आई और बी जे ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं एक्स के, और आर आईज जो हैं वो आर के, और एन जेस हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स के। तो इस तरह से ये पूरा सेट हमने इसको बल्कि प्रूफ भी किया था कि ये जो है ये सब मॉड्यूल बन जाता है। और फिर आगे ये कहा था कि अगर आर में आइडेंटिटी है, क्योंकि हर रिंग में तो आइडेंटिटी नहीं होती, जिस रिंग में आइडेंटिटी है उसको हम लिखते हैं रिंग विद आइडेंटिटी। आर में आइडेंटिटी है और ए यूनिटरी आर मॉड्यूल है, तो फिर ये जो डी मॉड्यूल जो कि सेट एक्स से जनरेट हो रहा है वो किस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है, डी इज इक्वल टू आर एक्स। तो यहाँ हमने जो टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है वो जनरेटेड बाय सेट एक्स की हुई है। साथ ही फिर हम ये भी अब जो हम टर्मिनोलॉजी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक मॉड्यूल जो है वो x से जनरेट हो रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्पैन करता है इस मॉड्यूल d को। कैसे, दोबारा से सुने कि यहाँ अगर हम कह रहे हैं कि एक मॉड्यूल d जनरेट हो रहा है x से, तो अब हम इसी चीज को ये नाम भी दे सकते हैं कि x स्पैन करता है मॉड्यूल d को। A module generated by x is same as x spans module d। तो यही वाली चीज हमने यहाँ पे लिखी, if m is generated as an r module by a set x
then we say that x spans m. फिर वो जैसे मैंने यहाँ पे आपको इसमें दिखाया कि अगर R में आइडेंटिटी है तो फिर वो एलिमेंट्स जो हैं वो इस वाली फॉर्म के आ जाते हैं, आर आई समीशन आर आई ए आई की फॉर्म में। अगर R में आइडेंटिटी नहीं है तो वो ये पूरा सम है, आर आई ए आई के साथ कुछ और टर्म्स भी ऐड हो रही हैं। लेकिन अगर R में आइडेंटिटी है तो फिर सिर्फ इतना सा सम है, समीशन आर आई ए आई। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, if m is generated as an R module by a set x, then we say that x spans m. If R has an identity and m is unitary R module, then x spans m if and only if every element of m can be written as linear combination of elements of x. कि हम ये कहेंगे कि अगर R में आइडेंटिटी है और M यूनिटरी R मॉड्यूल है तो X M को स्पैन करेगा, मतलब M जनरेट होगा सेट X से if and only if every element of M can be written as linear combination of elements of X. ये वही वाली बात है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है समीशन R I A I। अब हमने लिख दिया इसी समीशन को ओपन करके R1 X1 प्लस R2 X2 प्लस so on प्लस RN XN। अगर हम इसको समीशन की नोटेशन में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू समीशन आर आई एक्स आई, लिख सकते हैं समीशन आर आई एक्स आई। तो यहाँ पे हम ये क्या कह रहे हैं कि अगर m यूनिटरी आर मॉड्यूल है तो x का m को स्पैन करने का मतलब या फिर m जनरेटेड बाय x का मतलब ये होगा कि m का हर एलिमेंट लिखा जा सकता है इन दिस फॉर्म m is equal to summation r I x I। अब आगे डेफिनेशन आ जाती है बेसिस की। बेसिस में ये दोनों कंडीशंस कंबाइन हो जाती हैं जो अभी हमने ऊपर डिफाइन की। क्या कंडीशंस के a subset x of an R module m is called basis for m if x is linearly independent and x spans m। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो फिर हम कहते हैं ये जो सबसेट x है m का, ये क्या है, ये बेसिस है m के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्टर स्पेस में हमने डेफिनेशन पढ़ी, सिर्फ यहाँ फर्क इतना सा आ रहा है कि यहाँ हम जो स्केलर्स ले रहे हैं ये रिंग में से ले रहे हैं और हाँ ठीक है, बस ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एग्जांपल में मैंने लिखा है द एबिलियन ग्रुप Zn इज फ्री Z मॉड्यूल। ये जो Zn है, Zn का मतलब कि Z जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसका अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट n टाइम्स। तो इस तरह के जो सेट होता है जिसका अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट n टाइम्स, उसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं, इस वाली फॉर्म के होते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स आ सकते हैं n1 n2 n3 so on n के हम कह देते हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ n टुपल्स की फॉर्म में, ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके होते हैं, Zn के। तो ऐसे एबिलियन ग्रुप Zn की जो बेसिस है वो इस फॉर्म की होगी कि जैसे जैसे हम वेक्टर स्पेस में पढ़ते हैं कि वेक्टर स्पेस में हम क्या पढ़ते हैं कि R3 अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है तो R3 की बेसिस जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कहते हैं वो किस तरह की फॉर्म में होता है, 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। मतलब पहले एलिमेंट में पहला कंपोनेंट बाकी सारे कंपोनेंट्स 0, दूसरे एलिमेंट में दूसरा कंपोनेंट 1 बाकी सारे कंपोनेंट्स 0 सो ऑन, इसी तरह से सारे कंपोनेंट्स 0 और लास्ट वाला एलिमेंट 1। तो ये वाली जो है ये बेसिस बन जाती है किसकी, Zn की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम Rn या R3 की बात करते हैं वेक्टर स्पेस में, क्योंकि ये 1 और 0 ये सारे इंटीजर भी हैं तो इस वजह से यही वाली बेसिस पे ये किसकी बनेगी, Zn की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है Q इज नॉट फ्री Z मॉड्यूल। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो फ्री Z मॉड्यूल नहीं है। यहाँ पे जो रिंग है ना ये बड़ा अहम हमारे पास होती है, इसका बड़ा अहम किरदार होता है। रिंग कौन सी हम कंसिडर करते हैं, एक ही मॉड्यूल किसी और रिंग के साथ फ्री मॉड्यूल हो सकता है लेकिन वही मॉड्यूल दूसरी रिंग के साथ जो फ्री मॉड्यूल हो सकता है कि वो ना हो। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल की Q इज नॉट फ्री Z मॉड्यूल, कि अगर हमने रिंग Z कंसिडर की है मॉड्यूल Q है तो Q जो है वो फ्री Z मॉड्यूल नहीं है। फ्री Z मॉड्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम कंसिडर करें कि ये जो सेट ऑफ रेशनल्स है ये 1 से जनरेट हो जाएगा, तो जनरेट होने की क्या डेफिनेशन थी कि रिंग के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन विद दिस बेसिस के एलिमेंट्स। तो बेसिस में तो एक ही एलिमेंट है 1,
अब रिंग के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन अगर 1 के साथ लिखेंगे तो वो तो सारे इंटीजर्स ही आते जाएंगे, क्योंकि रिंग इस वक्त हमारी क्या है, इंटीजर्स। तो रिंग के एलिमेंट्स का 1 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, 1 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 1, इस तरह करके हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो वो 1 2 3 वो तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अब अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में से मैंने एक नंबर 2/3 की फॉर्म का उठाया है, तो उसको मैं यूज करते हुए 2/3 कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब 2/3 इज इक्वल टू सम इंटीजर इनटू 1, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के साथ किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, आंसर में भी इंटीजर ही आएगा, आंसर में ये फ्रैक्शन तो नहीं आ जाएगी। तो 2/3 कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1। तो Q जो है ये फ्री Z मॉड्यूल नहीं है, लेकिन इसी सेट Q को हमने देखा ये फ्री Q मॉड्यूल है। Q इज फ्री Q मॉड्यूल। Q मॉड्यूल के इस वक्त अगर हमारी रिंग जो है वो भी Q है, मॉड्यूल जिसको हम देख रहे हैं वो भी Q है, तो 1 जो है ये इसकी बेसिस बन जाएगी। 1 क्यों बेसिस बन जाएगी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में इस वक्त हमने Q के ही एलिमेंट्स को यूज करना है, क्योंकि Q ही हमारी रिंग है। तो कोई भी एलिमेंट Q का अगर हम उठाते हैं इस मॉड्यूल का, फॉर एग्जांपल 2/3 ही है, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 into 1। तो अब 2/3 तो इस वाले Q में मौजूद है, हम लिख सकते हैं 2/3 into 1। तो कोई भी एलिमेंट हम इस Q में से उठाएंगे, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि वो एलिमेंट इस Q में भी मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं कि every element of Q can be written as linear combination of elements of Q and this basis। तो ये जो सेट है Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये Z मॉड्यूल, अगर Z मॉड्यूल की फॉर्म में इसको देखें तो ये फ्री Z मॉड्यूल नहीं है, मतलब इसकी कोई बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यही वाला Q जो है ये फ्री Q मॉड्यूल है। अगर हम इसकी रिंग चेंज कर दें तो Q इज फ्री Q मॉड्यूल और इसकी बेसिस क्या है, सिंगलटन सेट 1। R and C are not free Z मॉड्यूल। बिल्कुल इसी लॉजिक के साथ जो हमने एग्जांपल 2 में लिखी, बिल्कुल इसी लॉजिक के साथ R और C जो है वो फ्री Z मॉड्यूल नहीं है, मतलब उनकी बेसिस कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसी तरह से R और C जो है वो R के साथ ही फ्री मॉड्यूल होगा, जैसे R इज फ्री R मॉड्यूल, और इसी तरह से C इज फ्री C मॉड्यूल, वो बात हम लिख सकते हैं, लेकिन ये फ्री Z मॉड्यूल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम बात करते हैं ZM की। ZM क्या है कि इंटीजर्स मॉड्यूलो M। ZM इज नॉट फ्री Z मॉड्यूल, ये फ्री Z मॉड्यूल नहीं है कि अगर इंटीजर्स का रिंग जो है वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये मॉड्यूल ZM मॉड्यूल तो है, लेकिन फ्री Z मॉड्यूल नहीं है कि इसकी कोई बेसिस एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम एक बेसिस बना भी लें कि सिंगलटन सेट A जो है कंटेन करता है ZM में, A बिलोंग करेगा ZM से, तो अगर हम ये सपोज कर लें कि ये जो सिंगलटन सेट A है ये बेसिस बन जाता है ZM की, तो हमें तो क्या होना चाहिए, कि लीनियर कॉम्बिनेशंस अगर इक्वल टू 0 है, लीनियर कॉम्बिनेशंस मतलब इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर हम सपोज कर लें कि सिंगलटन सेट A जो है कंटेन करे ZM में वो बेसिस है, तो इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाए इज इक्वल टू 0, तो ये जो सारे के सारे स्केलर्स हैं ये इक्वल टू 0 ही आ जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने लिया है A बिलोंग टू ZM, तो M इंटू A इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन ये वाला M जो है ये Z में तो 0 नहीं है, मतलब हमारी रिंग में तो ये M जो है वो 0 नहीं है, कोई नॉन जीरो नंबर है ये M, इसीलिए तो हम ये सेट ZM लिख रहे हैं। तो A इज सिंगलटन A इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से ये ZM की बेसिस नहीं बन सकता। बेसिस के लिए दो कंडीशन है ना, कि अगर हमने एक सेट लिया है तो ये पूरा ZM जो है इससे स्पैन होना चाहिए, इससे जनरेट होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसको उस वाले सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए।
लेकिन ये जो हमारा सिंगलटन सेट ए है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको स्केलर की जगह पे कोई भी रिंग का नंबर यूज किया जा सकता है, तो रिंग का नंबर हम यही वाला m यूज कर लें तो m इंटू ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है, जबकि ये जो स्केलर m है ये 0 नहीं है इन सेट ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बात को यहाँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मेरे पास Z6 है, लेट 1 बिलोंग टू Z6, कि अगर हम सपोज भी कर लें कि ये जो सिंगलटन 1 है ये Z6 की बेसिस बन जाएगा, तो लेकिन हम जब इसकी बेसिस बनाने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन को चेक करने लगे तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन 6 जो है वो तो नॉन जीरो नंबर है सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो इस वक्त हमारी जो रिंग थी वो तो सेट ऑफ इंटीजर्स ही थी, तो 6 नॉन जीरो नंबर है। तो ये जो सिंगलटन 1 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से ये बेसिस नहीं बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट Z6 इज नॉट फ्री Z मॉड्यूल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि Zm इज फ्री Zm मॉड्यूल, कि अगर हम रिंग जो है वो Z की बजाय Zm इटसेल्फ ले लें तो ये फ्री Zm मॉड्यूल बनेगा। मतलब इस Zm की बेसिस एग्जिस्ट करेगी और वो बेसिस क्या होगी, वो वन सेट सिंगलटन सेट होगी, एंड सिंगलटन सेट 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब वो Zm में तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख भी लूंगी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो 6 जो है वो Zm में तो इक्वल टू 0 ही है ना, 6 इज इक्वल टू 0 इन Zm। ये इस वाले एग्जांपल में आप ये लॉजिक देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हम ये कह रहे थे कि 6 0 के इक्वल नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स में, क्योंकि हमारी रिंग सेट ऑफ इंटीजर्स थी, लेकिन अब यहाँ पे हमारी रिंग क्या है, वो Zm ही है। तो अगर मैं Z6 की एग्जांपल पर्टिकुलर कर लूँ तो ये वाला मैंने सिंगलटन सेट लिया है, इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चेक करना है, तो वो कैसे चेक किया जा सकता है कि 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 एंड 6 जो है वो इक्वल टू 0 है इन Zm रिंग के अंदर 6 Z6 में जो है वो 6 इज इक्वल टू 0 ही है। यहाँ तक मुझे बताएं अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन। नो क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है, a submodule of a free R module need not be a free R module। अगर हमारे पास एक फ्री आर मॉड्यूल है, मतलब एक ऐसा आर मॉड्यूल है जिसकी कोई ना कोई बेसिस है, वो उस बेसिस से जनरेट भी हो रहा है और वो बेसिस का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो एक मॉड्यूल फ्री आर मॉड्यूल है, लेकिन हो सकता है उसी मॉड्यूल का जो सब मॉड्यूल है उसी रिंग के साथ वो हो सकता है कि वो फ्री ना हो, उसकी कोई बेसिस एग्जिस्ट ना करे। मैंने यहाँ उसकी एग्जांपल भी लिखी है कि Z6 जो है वो फ्री Z6 मॉड्यूल तो है, एंड 2Z6 एज सब मॉड्यूल ऑफ Z6। 2 इंटू Z6 मतलब Z6 के एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ तो उसमें 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, 0, 2 एंड 4। तो 2 इंटू Z6 जो है वो Z6 का सब मॉड्यूल है, लेकिन 2 इंटू Z6 इज नॉट फ्री Z6 मॉड्यूल, वो Z6 मॉड्यूल के तौर पे फ्री मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं लेट 2 बिलोंग टू 2Z6, तो 3 इंटू 2 जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, लेकिन 3 जो है वो 0 नहीं है Z6 में। यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लेना होता है ये हमने रिंग का एलिमेंट लेना होता है, तो इस वक्त 2 हमने किस में से लिया था, 2Z6 में से, लेकिन यहाँ रिंग का एलिमेंट, तो रिंग इस वक्त हमारी क्या थी, Z6 थी। तो Z6 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मैंने यहाँ पे अगर हर रिंग के एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर रिंग का एलिमेंट इनटू मॉड्यूल का एलिमेंट इक्वल टू 0 है तो रिंग के एलिमेंट को इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिंग का एक एलिमेंट 3 ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट कि 3 इंटू 2 तो इक्वल टू 0 आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन तो इक्वल टू 0 है, लेकिन इस लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल टू 0 होने के बाद वो जो स्केलर 3 है वो 0 नहीं है किसमें, Z6 में। तो Z6 को ही रिंग कंसिडर करते हुए तो फ्री मॉड्यूल है, लेकिन इसका एक सब मॉड्यूल 2Z6 जो है वो फ्री Z6 मॉड्यूल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है, A
free R module M is isomorphic to the direct sum of copies of R. Copies of R लिखने का मतलब ये होता है कि R का अपने आप के साथ डायरेक्ट सम या R का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा R स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि R का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या R की कॉपी लिख देने का मतलब कि अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो कॉपीज ऑफ R लिखने का मतलब कि R का डायरेक्ट सम विद R, फिर डायरेक्ट सम विद R, फिर डायरेक्ट सम विद R, so on n times. So a free R module M is isomorphic to the direct sum of copies of R. अब यहाँ copies of R का ये नहीं बताया था कि कितनी copies of R के कितने R का कितनी बार हम डायरेक्ट सम अपने आप के साथ लें तो वो isomorphic to M होगा। ये हम प्रूफ में देखते हैं कि कितने कॉपीज से हैं वो हम R की लेंगे। प्रूफ में हमने क्या कंसीडर किया, क्योंकि R मॉड्यूल जो है ये फ्री R मॉड्यूल है, मतलब उसकी कोई ना कोई बेसिस है, तो हमने कहा लेट X बी बेसिस ऑफ M। कंसीडर द फैमिली R X सच दैट X बिलोंग टू, ये जो X है ना ये इसके सबस्क्रिप्ट में R के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा लिखा हुआ है R X सच दैट X बिलोंग टू X, वेयर फॉर ईच X बिलोंग टू X R X इज R viewed as module over itself। यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन कर दी कि R के सबस्क्रिप्ट में X तो लिखा है लेकिन असल में ये R X जो है वो R ही है, मतलब रिंग इटसेल्फ है और रिंग को एज मॉड्यूल कंसीडर किया है ओवर इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैं ये जो बात करी थी कि हमने कितनी कॉपीज ऑफ R लेनी है, तो जितने X में एलिमेंट्स हैं उतनी कॉपीज ऑफ R जो है वो हमने कंसीडर कर लेनी है। उतनी कॉपीज ऑफ M, उतनी कॉपीज ऑफ R के आइसोमॉर्फिक होगा ये मॉड्यूल जो है ये M। तो हम यहाँ पे शो क्या करना चाहते हैं, हम ये शो करना चाहते हैं कि M इज आइसोमॉर्फिक टू कॉपीज ऑफ R, M इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ R। तो ये चीज शो करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले M के एलिमेंट्स को देख लिया वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेट M बिलोंग टू M, देन M इज इक्वल टू समीशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिंग के एलिमेंट्स, तो हमने लिख दिया AX इंटू X वेयर X बिलोंग्स टू X। क्योंकि सेट X के एलिमेंट्स का हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस लिखने होते हैं, तो सेट X के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस विद एलिमेंट्स ऑफ रिंग वेयर AX बिलोंग्स टू R। मैंने यहाँ साथ ही लिख दिया कि AX जो है वो रिंग के एलिमेंट्स है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखे ना, समीशन AX इंटू X। यहाँ X सबस्क्रिप्ट में लिखने का मतलब ये है कि जितने X के एलिमेंट्स हैं उतने ही हम रिंग के एलिमेंट्स के साथ उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो फिर हमने क्या किया, क्योंकि M का हर एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम डिफाइन कर लेते हैं एक मैप। डिफाइन म्यू फ्रॉम कॉपीज ऑफ R। कॉपीज ऑफ R जैसे मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट सम ऑफ R, कॉपीज ऑफ R, लेकिन यहाँ सबस्क्रिप्ट में X सिर्फ इसलिए लिखा कि ये कि R की उतनी कॉपीज होंगी जितने X के एलिमेंट्स हैं। म्यू फ्रॉम कॉपीज ऑफ R टू M डिफाइंड एज म्यू ऑफ AX। ये मैंने AX जो है वो बड़ा जनरल सी फॉर्म में करके लिख दिया। AX असल में इस तरह से है कि ये टुपल की फॉर्म में लिखा जाएगा, AX1, AX2, so on, AXN और फिर ये so on चलता जाएगा। तो म्यू ऑफ AX इज इक्वल टू समीशन ऑफ AX इंटू X, मतलब यहाँ पे क्यों M का एलिमेंट लिखना होता है, हमने म्यू फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट है, इसका एलिमेंट AX टुपल की फॉर्म में आ जाएगा। M का एलिमेंट हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं कि वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसके एलिमेंट AX को यूज करते हुए हम M का एक एलिमेंट बना सकते हैं। कैसे है, म्यू की डेफिनेशन क्या बनी, म्यू ऑफ AX इज इक्वल टू समीशन AX इंटू X के सेट X का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब अगर हम ये शो कर दें कि ये जो म्यू है ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो हमारा ये जो प्रोपोजिशन का प्रूफ है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या था प्रोपोजिशन का प्रूफ कि X कोई भी बेसिस है M की, बल्कि प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। A free R module M is isomorphic to direct sum of copies of R, कि R की के अपने आप के साथ डायरेक्ट सम्स के आइसोमॉर्फिक है कौन, फ्री R मॉड्यूल M।
तो हमने एक मैप डिफाइन किया है म्यू, जो कि आर की कॉपीज ऑफ आर से हमने मैप डिफाइन किया है कहाँ तक, एम तक। तो इस म्यू को अगर हम ये शो कर दें कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम ये बात शो कर चुके होंगे कि एन आर मॉड्यूल एम इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ आर। तो म्यू को आप लोगों ने ये शो करना है कि ये म्यू जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, म्यू 1 to 1 है और म्यू ऑन टू है। हेंस डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ आर इज आइसोमॉर्फिक टू एम। बस एक्सरसाइज में मैंने ये लिखा है कि ये जो म्यू डिफाइंड है इस वाली प्रोपोजिशन में, जो कि कैसे है, ये वाला म्यू, इस वाले म्यू को आपने आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ ही इस प्रोपोजिशन का प्रूफ भी कंप्लीट हो जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो क्वेश्चन।